आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के प्रबुद्ध जन, भाइयों, बहनों और मित्रों, कोरोना महामारी से जूझ रहा है। भारत भी इसकी चपेट में आना प्रारंभ हुआ। इसका एक तनाव भी है, भय भी है। हम सबके जीवन में महामारी का ऐसा प्रकोप पहली बार आया है और शायद जल्दी से इस तरह की महामारी फिर से हमारे जीवन में तो नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी महामारियों का लाइफ जो होता है और उसका जो सर्कल होता है मिनिमम ऑफ 100 इयर्स होता है। लगभग पूरे विश्व के अंदर इतिहास बोल रहा है ऐसी महामारी 100 वर्ष के में एक बार आती हैं, फिर से उसकी प्रक्रिया को 100 वर्ष लग जाते हैं। परंतु इस महामारी की कुछ विचित्रताएं हैं। यह महामारी प्रकृति में नहीं जन्मी है, इसलिए इसका वायरस नेचर से ना होने के कारण यह मैन मेड वायरस है। कुछ ऐसी शैतान शक्तियाँ जिनके सोचने का रूप कैसा है, इसलिए पूरे विश्व के अंदर ये बात तय भी है और सत्य भी है कि दिसंबर 2019 में इस वायरस कहाँ है और ये वायरस का नाम ये है, ये चीन से प्रारंभ हुई। चीन के वैज्ञानिक और कूटनीतिज्ञ लोग इस वायरस को जन्म दे रहे थे, परंतु ये वायरस उनके हाथ से, नियंत्रण से फिसल गया। इसलिए इस वायरस की विशेषता ये है कि ये अधमरा वायरस है, हाफ लिव्ड है, हाफ डेड है, यानी आधा मृत है, आधा जीवंत है। इसलिए स्वाभाविक रूप से नेचर से वायरस ना होने के कारण, मैन मेड वायरस होने के कारण, नेचर से होता तो सीमित जगह पर फैलता जहां उसको नेचर अनुकूल मिलती, परंतु मैन मेड वायरस है और वायरस भी आधा मरा है और आधा जीवित है, इसलिए तकलीफदायक बहुत है। पर इस वायरस की एक और विशेषता ये है कि इसके कारण डेथ रेट कम है पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है। अब ये भी नहीं कह सकते कि आगे डेथ रेट घटेगा कि बढ़ेगा कि नियंत्रण में रहेगा। और इस वायरस की कल्चर और केमिस्ट्री अभी डिफाइन नहीं हो पाई है, इसलिए नाना प्रकार के वायरस जो दुनिया में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कुछ वर्षों से है, कुछ सैकड़ों वर्षों से भी अधिक से हैं। उनकी ट्रीटमेंट में जो औषधियाँ उपयोग होती हैं अलग अलग पैथीज में, उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इस वायरस को भी डील कर रहे हैं। और भारत में सर्वप्रथम इसके कुछ प्रयोग सफल हुए और भारत में अभी भी सर्वाधिक काम इस वायरस को समझने और ट्रीट करने के लिए
वर्क हो रहा है। मैंने कुछ लोगों को ये जरूर कहा है, कोविड-19 पर आप लोगों ने 100-200 पेज की पुस्तक ये जरूर लिखनी चाहिए। यह चीन रूपी अधिनायकवाद की विज्ञानशाला और कूटनीतिज्ञों की शाला का वायरस है। और मानव उत्पन्न वायरस होने के कारण विकलांग टाइप का वायरस है। इसको दिव्यांग नहीं कह सकते हैं, विकलांग ही कहना होगा, क्योंकि शैतान के रूप में है। जब ये दुनिया के देशों में गया तो जितनी भी विकसित, सक्षम, शिक्षित सभ्यताएं थी, वो ब्रिटेन होगा, अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, स्पेन होगा, इटली होगा, जर्मनी होगा, तुर्किस्तान होगा, स्विट्जरलैंड होगा, वह रूस, चीन, जापान होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, वो सबसे टकराया, आक्रांता बना। बड़ी विचित्रता है, दुनिया की जितनी भी विकसित, सक्षम, शिक्षित और जिनके जीवन मूल्य अच्छे माने जाते थे, वो एक भी सभ्यता ऐसी नहीं निकली, उसका कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं निकली जो कोरोना वायरस को करती और नियंत्रण, कंट्रोल करती। इसलिए जो भोगवादी कंज्यूमरिस्ट कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, वो धराशायी हुआ। जो अधिनायकवादी फासिस्ट मॉडल थे, वो भी पराजित हुए। जो एक्सटेंशनिज्म, विस्तारवाद कि उन्हीं का सिक्का चलेगा, वही होंगे, वो सब विकास की, सभ्यता के मॉडल भी असफल हुए। इस कोरोना वायरस ने भारत में जो प्रवेश किया, वो विदेशी नागरिकों के द्वारा प्रवेश किया। भारत के और दुनिया के अनेक देशों के संदर्भ में ये विदेशी है, ये भारतीय नहीं है। जब भारत के अंदर इसने प्रवेश किया, की जागरूक सरकार और नेतृत्व ने, श्री नरेंद्र मोदी के सरकार, प्रशासन और जनता ने इसको नियंत्रित करने और इसका उपचार करने के लिए कदम उठाए। और इसका जो वायरस के नेचुरल ट्रीटमेंट के सिस्टम अलग अलग पैथियों में भारत में उपस्थित थे, उनसे जब सफलता से ट्रीट पूरे विश्व में इस वायरस को ट्रीट करने की सबसे अच्छी औषधि और सबसे बड़ी सफलता भारत को ही मिली। तो भी भारत लगातार इस दिशा में प्रगति कर रहा है। लगभग कोरोना वायरस के जितने भी संक्रमण प्राप्त हुए हैं, उसमें से 40% के लगभग भारत में ट्रीट हो गए, और आगे इस रूप में रहा तो कुछ समय बाद लगभग सारे संक्रमित रोगी जो हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, और शायद बहुत छोटा सा सर्कल संक्रमण का बचेगा। भारत ने जो कार्यक्रम लिए, उसमें एक बड़ा सुरक्षा कवच का कार्यक्रम था,
औषधि या ट्रीटमेंट का कार्यक्रम था, जिसको जनता कर्फ्यू और बाद में लॉकडाउन कहा गया। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, घर घर में रहो, बाहर किसी भी रूप में वो मनुष्य से या किसी अन्य रूप में वो आकर घेर सकता है और हमलावर हो सकता है। इसलिए लिव इन हाउस। इसी के साथ साथ ताली, थाली, घंटी और शंख बजाया। इस कार्यक्रम की एक विशेषता है वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, विद नॉलेज एंड विद साइंस, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब इन सब आवाजों की ध्वनि तरंगे एटमॉस्फेयर में उभरी, तो इन सब की ध्वनि तरंगों की एक ताकत होती है, ये वायरस को 1 मिनट में करोड़ों करोड़ के रूप में खत्म कर डालता है। और इसलिए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक इस कोरोना से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ध्वनि तरंगों का सुरक्षा घेरा भारत ने निर्माण किया। भारत ही नहीं, विश्व के चारों ओर। भारत ने एक कार्यक्रम लिया, दीप जलाओ। हम सब जानते हैं कि कोई भी वायरस अंधेरी जगह पर और गंदी जगह पर ही होलसेल में पनपता है। इसलिए रात्रि के समय में दीप जलाकर, क्योंकि वायरस कभी भी प्रकाश में जिंदा नहीं रह पाता, बहुत तेज गति से मरता है। और इसलिए भारत ने ऐसा एक इंटेलेक्चुअल, फुल ऑफ साइंस और एनवायरनमेंट का ट्रीटमेंट किया। हमने फिर से होलसेल में इस वायरस को समाप्त करने का काम किया, नियंत्रण किया। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। हमारे पास भूगोल दुनिया का 3.5% ऑफ द अर्थ है और जनसंख्या हमारे पास दुनिया की 16.5% है। इसलिए जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। और इस लॉकडाउन में भूखमरी फैल सकती है। सरकार ने अनाज और भोजन के अपने रूप रखे, परंतु जनता सामने आई, लाखों लाख में आई, हजारों से लाखों स्थानों पर केंद्र बने। भूख से किसी की मौत ना हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर केवल 2 लोगों की दुर्भाग्य से भूख से मौत हुई। एक भी भूख से मौत नहीं होने दी सरकार ने और समाज ने। आगे बढ़कर रिस्क लिए, अन्न दिया, भोजन बनाया, भोजन दिया, बांटने के लिए निकले। और इस त्याग का सबसे बड़ा रूप क्या बना? जितना भी सामाजिक योद्धा लाखों लाख में सेवा करने के लिए बाहर आया, प्रभु ने उनकी इस साधना के कारण उनको वायरस मुक्त रखा। साधारणतया इनको अभी तक कोरोना छू नहीं पाया। मास्क का संकट आया, विदेश से बने हुए मास्क का मॉडल थोड़ा उपलब्ध था, इसलिए ब्लैक मेलिंग शुरू हुई। दुनिया ने भी की। भारत के अंदर जिनकी शैतान मानसिकता थी, उन्होंने भी मदद की बजाय इसका शोषण के रूप में व्यापार किया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे लोगों के लिए कहा करता हूँ, फिर भी अगर समाज ये कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो,
तो मुझे लगता है जो ये कहता है वो भी भला आदमी नहीं है। इसका मतलब है कि वो शोषण का प्रतीक है, हमदर्द है। हम में से किसी ने ऐसे शोषण को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, उसका समर्थक भी नहीं होना चाहिए, सम्मान भी नहीं करना चाहिए। ये संकल्प हम सबकी जिंदगी में उभरना चाहिए, अन्यथा हम भी पाप के भागीदार बनते हैं। 11 लाख स्वयं सहायता समूह, हजारों हजार समाज के अंदर के परिवारों ने करोड़ों करोड़ अभी तक ये मास्क बनाया जो कपड़े से था, अधिक स्वच्छ था, अधिक प्रभावी था। वह स्वाभाविक रूप से जिसमें से श्वास आ जा सकती थी, परंतु देश की जनता ने उसका व्यापार नहीं किया। ना दुनिया के देशों से ना भारत में अधिकांश बटा है। भारत की कुल जनसंख्या और भूगोल का जरा एक बार चिंतन करेंगे, जो आप सब जानते हैं 82% भारत की ज्योग्राफी और 82% के लगभग ही भारत की जनसंख्या गांव में है, पर्वतीय क्षेत्रों में है, जंगलों में है, जंगलों की जनजातीय है, पर्वतीय पहाड़ों की, और मैदानों में ग्रामों में है। अभी तक कोरोना 0.0001% भी छू नहीं पाया है। कारण कौन सा है? पहला, यह सारी जनसंख्या ईश्वर विश्वासी है, ईश्वर का मैनेजमेंट नहीं करती है, उसके ऊपर श्रद्धा रखती है, विश्वास रखती है। दूसरा, अल्प संतोषी है। तीसरा, घोर शारीरिक रूप से परिश्रमी है, इसलिए इसकी प्रतिरोधक क्षमता दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी उनके हर नागरिक से बहुत उत्तम है। ये कोरोना महामारी के अंदर देखने को मिला है, समझने को और जानने को भी मिला है। इसलिए हु सेव्ड देयर लाइफ, वैल्यू सेव्ड, नॉट द डेवलपमेंट। दुनिया के अंदर भारत के शहरों को भी देख लो और दुनिया के सिविलाइज्ड, डेवलप्ड सिविलाइज्ड सिस्टम को भी देख लो, सिविलाइजेशन को भी देख लो, वो कोरोना को रोक नहीं सकी बल्कि ध्वस्त होती चली गई। इसलिए विश्व में प्रश्न भी खड़ा हो गया है, whom to follow? क्या चीन का मॉडल फॉलो करेंगे? क्या अमेरिका का करेंगे? क्या इंग्लैंड का करेंगे? क्या फ्रांस, जर्मनी, जापान का करेंगे? जो एक महामारी की चपेट में आता ही धाराशायी होने लग गए। भारत उसको लगातार रजिस्ट कर रहा है। आज भी भारत के 90,000 संक्रमित केस होने पर 40,000 के लगभग केसों को संक्रमण के ठीक कर लिया भारत ने। इसलिए संक्रमित केसों को ठीक कर लेना, उपचार कर लेने का सबसे अधिक प्रतिशत अभी भारत में है। इसलिए उसको कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो ये रेट गिरकर आधे से भी कम हो जाएगा। एक और बात भी इस कोरोना महामारी के अंदर सामने आई, जिनकी फूड हैबिट्स में मांसाहार था, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर थी। इसलिए 85% से अधिक लोग जो कोरोना महामारी से संक्रमित हुए और मौत में गए वह मांसाहार वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कहने वाला इसको खाना है कि छोड़ना है, परंतु एक सत्य और सही हमें पता होना और सत्य सही ठीक से बताना, यह महत्वपूर्ण है। सत्य और सही की जानकारी ना रखना और उसको ना बताना, यह एक किस्म का देश के प्रति, समाज के प्रति अपराध हो जाएगा। और हम सब वो जागरूक लोग हैं
जिनको लोग सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं। इसी के साथ साथ एक और बात विचित्रता में नजर आई, जिनका खाद्यान्न विलासितापूर्ण था, जिनका खाद्यान्न बहुत ज्यादा मिर्च मसाले इस तरह का था, वह भी रेट लगभग मांसाहार जितना ही है, संक्रमण का और मृत्यु का। ऐसे समय में प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, भारत सरकार ने अपने आयुर्वेद द्वारा, नेचुरोपैथी द्वारा, अन्य पद्धतियों द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाले व्यायाम, प्राणायाम और खाद्यान्न ये बार बार देश को बताए। मैंने भी 1.25 महीना पहले अपने फेज पेज पर एक पहला चार्ट डाला था, जो आज लाखों तक पहुंचकर करोड़ों में जा रहा है। लोगों से जानकारी लेकर, विशेषज्ञों से बात करते, ये चीज़ें सुबह, दोपहर, शाम और रात के जलपान भोजन में कुछ ना कुछ लेते रहेंगे तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी होगी कि जो वायरस ऑलरेडी बॉडी में है वो भी मरेंगे और कोरोना कभी छू नहीं पाएगा। कुछ व्यायाम, प्राणायाम आदि का भी एक छोटा सा चार्ट डाला था। लोगों से जानकारियां लेने वाले भी फोन आए और उधर टेलीविजन पर भी इनमें से बहुत सी सारी चीजें आ रही थी। और इसलिए व्हाट द फूड हैबिट्स ऑफ द सिविलाइजेशन, हमने मांसाहार को जीवन मूल्य भी कहा और विकास भी कहा और विकसित भी कहा, और जिन्होंने इस पर टिप्पणी की उनके मजाक भी उड़ते हुए देखे हैं। इसलिए हमने उस पाप और अपराध को और असत्य को और गलत को बड़े सम्मान से जीते हुए देखा, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। परंतु इस कोरोना महामारी ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भारत ने नियंत्रण के लिए जो सुरक्षा कवच और कार्यक्रम दिए, भारत ने जिस ढंग से लगातार कदम उठाए, इस कोरोना महामारी के विरुद्ध और प्रयत्न किए, वह सारी दुनिया में प्रशंसनीय हुए। क्योंकि जब आदमी किसी संकट से गुजर रहा होता है, बीमारी से होता है, तो उसकी एक बड़ी जरूरत होती है कॉन्सोलेशन, उसका धैर्य, सब्र, उसके अंदर का हिम्मत और हौसला बना रहे। आज चारों तरफ विश्व के 200 से अधिक देशों पर नजर घुमाएंगे, एक भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो दुनिया को हिम्मत दे रहा हो और दुनिया उससे हौसले से थोड़ा हिम्मत करके बढ़ रही हो। केवल भारत का ही राजनीतिक नेतृत्व है जो दुनिया में सबको हौसला और हिम्मत दे रहा है। बाकी सब तो अपने देश को नहीं दे पा रहे, तो दुनिया को कैसे देंगे, इसलिए मुंह फेर कर खड़े हो गए। किसी विकसित सभ्यता में ये हिम्मत नहीं है कि वह विश्व के 780 करोड़ लोगों को हिम्मत दे सके। भारत ही दे पा रहा है। भारत अपने अंदर भी, चाहे विरोधी हैं, सूचनाओं का पालन नहीं करते, सब्र तोड़ते हैं, मर्जी से चलते हैं। ऐसा जो 5, 10, 15% का वायरस है, वो उनको भी पेशेंस से टॉलरेट करते हुए और हिम्मत और हौसला दे रहा है। और इसलिए भारतीय नेतृत्व ने बता दिया, द कॉन्सोलेशन ट्रीटमेंट, द कॉन्सोलेशन सुरक्षा कवच के रूप में भारत के पास है। भारत ही दुनिया को दे रहा है, बाकी के पास नहीं है। और दुर्भाग्य से जो अनेकों वर्षों से पूरी दुनिया को और भारत के जागरूक, शिक्षित, थोड़ा विकसित समाज को
अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, हर समय विदेशी माल, विदेश यात्रा और विदेश में जाना बड़ा फक्र की बात है। इस वायरस से जो ग्रस्त हो गए थे, कोरोना महामारी ने हम सबको भी बताया कि वह जो कुछ है वो कंज्यूमरिज्म है, खोखला है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, उसके जीवन मूल्य भी नहीं है, वो व्यापार है, वह मानवता नहीं है। अगर मानवता किसी के पास है तो जो अविकसित है, विकसनशील है, इसके पास है, यही विकसित होगा उन जीवन मूल्यों से तो दुनिया को रास्ता दिखा सकेगा। यह एक जंगचर इस कोरोना महामारी ने भारत के राजनेता, अफसरशाही, कूटनीतिज्ञ, विद्वान लोग, शिक्षित लोग, समाज सुधारक लोग, संत समाज के सामने प्रस्तुत किया है। हे भारत के लोगों, दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम कब लीड करने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए खड़े हो गए। पिछलग्गू बनकर जीना छोड़ दोगे। इसलिए ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री ने, और जब सारी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी का दौर प्रारंभ हो चुका है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं टूट रही हैं, बिखर रही हैं, हाहाकार में है, भारत इज द फर्स्ट जिसने ऐसे क्राइसिस में रक्षा करना ही नहीं, आत्मनिर्भरता का ब्लूप्रिंट रखकर इतनी बड़ी राशि 20 लाख करोड़ की अर्पित की है। सारी दुनिया में हाहाकार है। आत्मनिर्भरता का मॉडल देना तो दूर की बात है, राशि निकालना तो सोच में नहीं है, बल्कि वो सरवाइव कैसे करेंगे अभी तो ये सोच रहे हैं कि आइदर दे विल सरवाइव आइदर दे विल लॉस्ट। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए निवेदन करूंगा, इस सत्य का साक्षात्कार समाज को करवाने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर आ गया। भारत के बनो, भारत को बनाओ, भारत को जानो, भारत को जियो, भारत को पहनो और खाओ, दुनिया को बताओ, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट। लघु घरेलू श्रम आधारित सूक्ष्म उद्योगों से बोलबाला करो, बड़े उद्योग नहीं। बड़े उद्योग कुछ, बाकी सब ये, ताकि 3 करोड़ जो समाज बेरोजगारी में है, पलायन से जूझता है, बेकारी में है, वो मुक्त हो सके। तो इसलिए बेरोजगारी मुक्त, बेकारी मुक्त, पलायन मुक्त, सम्मान युक्त ऐसे भारत के निर्माण का समय भगवान ने इस महामारी में ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज दिया है। जब हम कोरोना महामारी से जूझकर आगे बढ़ रहे थे, विदेश से आने वाले नागरिकों पर नियंत्रण करते हुए कोरोना महामारी को पकड़ लिया था, इससे आगे नहीं। दुर्भाग्य से तबलीग रूपी मूवमेंट ने किसी भी सूचना को ना मानते हुए स्वेच्छाचार करके फिर से भारत को कोरोना महामारी के हाहाकार में डाल दिया। इस्लाम भी बदनाम किया, मुसलमान भी दागदार किया। थोड़े समय के साथ साथ अच्छे मुसलमानों को ध्यान में आया, तबलीगी जमात के लोगों ने असभ्य, दुर्भाग्यपूर्ण, अमानवीय जो चरित्र पेश किया, उसने इस्लाम को शर्मसार किया है, मुसलमान को दागदार किया है। इसलिए दागदारी और शर्मनारी से निकलने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अच्छे मुसलमान सामने आए। आपकी इस बैठक में भी कई उपस्थित हैं। कुछ लोगों के चेहरे बीच बीच में बदल कर आते हैं तो उसमें से दिखने भी लगते हैं।
हमारे बड़े प्रियो में हमारे तुफेल जी भी दिख रहे हैं और बाकी भी दिख रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों ने आकर उनकी आलोचना निंदा भी की और उनको नसीहत भी दी, कुछ समझ में आया। परंतु उस समय तक कोरोना महामारी को फैलाने में वो अपना रोल प्ले कर चुके थे। अपराधी के रूप में साध आज दुनिया के सामने खड़ा है कुछ लोगों के साथ। अगर वो सत्य और सही के रास्ते पर होता और खुदा को मानने वाला होता तो भगोड़ा बनकर छुपता नहीं, निर्भीकता से सामने आता, अपनी गलतियां, पाप और अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़ता तो अच्छा होता। पर उसने ये शिष्टाचार नहीं दिखाया। परंतु तो भी धीरे धीरे हमने उस वायरस की उस श्रृंखलता पर भी नियंत्रण किया, परंतु वो उस समय तक नुकसान बहुत कर चुका था। मैंने आपके सामने अनेक बातें कही हैं, कुछ और बातें आप जानते भी होंगे, इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। मीडिया से, स्वयं से कुछ फोर्स ही करते हुए, बिटवीन द लाइंस पढ़ते हुए लेख भी लिखने चाहिए। हम दुनिया के शैतान को फांसी नहीं चढ़ा सकते, सजा नहीं दे सकते, पर माफ भी नहीं कर सकते। उसका चरित्र खुलकर सामने आना चाहिए ताकि गलत और सत्य और सही इसको लोग जान सकें और समझ सकें। आपके झारखंड और बिहार के 2-3 प्रोफेसर्स का 2-3 दिन पहले संदेश आया मेरे पास और बड़ी आधा पौना घंटा भर संवाद हुआ टेलीफोन पर। आज फिर हुआ एक से कोविड-19 पर पुस्तक लिखना 100, 150, 200 पेज की, ये मन उठा था। उन्होंने मेरे 1-2 कार्यक्रम सुने थे तरंग सम्मेलन के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, और उस पर से उन्होंने चर्चाएं की। आप में से भी किसी का साहस, हिम्मत, मन बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, बधाई दूंगा उसको। बनना ही चाहिए कि छोटे से बड़े तक घर घर के अंदर ये बात जानी चाहिए। और इसलिए एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ी संकट की बेला है जो सरकार को पार करनी। उसने खाका दे दिया, राशि दे दी, पर पूरी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और बैंक अफसर अगर वो इसी रिवाज के रहे कि 100 में से 85 अपने पास रखेंगे और 15 ही जाने देंगे, तो इसके फ्लॉप होने का भी भय बन जाएगा। इसलिए उनके दिल दिमाग में ये भाव आना चाहिए कि उनको भारत के निर्माण के मॉडल में मदद करनी है, उसके एजेंसी बनना है, ना कि उसके शोषण की एजेंसी बनना है, ना कि करप्शन की एजेंसी बनना है। इसलिए घरों में, शिक्षा में, परिचितों में इस आंदोलन को फैंस ने बनाना चाहिए। इसी तरह से संपन्न लोगों में भी जो तरह तरह की सुविधाएं हैं उनका शोषण नहीं करेंगे, लूटेंगे नहीं। 5 की चीज बनती है 50 में और 500 में नहीं बेचने का धंधा करेंगे। कमा भी लेंगे तो अगला जन्म तो नरक का ही होगा, स्वर्ग का सवाल ही नहीं उठता है। और इस जीवन में सम्मान भी नहीं मिलेगा। पीठ के पीछे भी लोग कहेंगे, कुछ लोग हिम्मत करेंगे तो सामने भी अपमान करेंगे, क्योंकि लोग चूकने वाले नहीं। फिर अपनी आत्मा भी कहेगी, परिवार भी कहेगा। और इसलिए समाज के अंदर जो हैव्स है उनके मनों में भी भाव आना चाहिए कि भारत को बनाने के लिए उसको व्यापार करना है, काम करना है, उद्योग करना है, तरह तरह से जीना है, शोषण के रूप में नहीं। इसलिए देश के अंदर मरता किसान, मरता मजदूर नहीं, फलता फूलता किसान, मजदूर और गरीब, ये होना चाहिए।
समाज का एक बड़ा वर्ग कोठियों में रहे और एक वर्ग के पास रहने के लिए झोपड़ी भी ना हो। सरकार का भी काम है इसमें काम करे, पर हम सब का भी काम है ऐसा समाज बनाने के लिए हम सोचना करने वाले जीवन मूल्यों को जीने की आदत बनाएं, ना कि सुविधाओं में जीने की आदत को विकास माने। इसलिए एक आत्मनिर्भर भारत की आगाज हुई है। चुनौतियां संकट भी हैं, रास्ता भी है। आप सब हम सब मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए एकत्रित हुए। हम आप सबके मनों में, दिल दिमाग में एक तूफान है, एक आंधी है, एक हलचल है। टू मेक भारत, टू सेव वर्ल्ड। भारत को बनाएंगे विश्व को बचाने के लिए। 3 करोड़ के नारकीय जीवन को समाप्त करने के लिए, उनको एक अच्छा जीवन देने के लिए। जहां एक आत्मनिर्भर भारत का आगाज है, इस कोरोना महामारी में एक आत्म सक्षम और समर्थ सशक्त भारत भी करवट ले रहा है। सन 1947 14-15 अगस्त में भारत का क्रूरतापूर्ण विभाजन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग पाकिस्तान, कांग्रेस, पंडित नेहरू एंड पार्टी हिंदुस्तान। बापू ने कहा था कि मेरी लाश पर से विभाजन हो। उनके इस वाक्य का सम्मान ना करते हुए दरकिनार किया। पश्चिम पूर्व में भारत के विभाजन की क्रूरता की कहानी सामने आई। 3 करोड़ लोग उजड़े थे। 10 लाख से अधिक लाशें हम लोगों ने गिनी थी उस समय। 4-6 लाख बहू बेटियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छुरे घोंपे, जहर की पुड़ियां खाई, कुओं में छलांग लगाई, धर्म और शील बचाया। मुफ्त में मिली हुई आज़ादी नहीं है। हर धर्म के और हर दल के, हर भाषा के लोगों ने और हर प्रांत के लोगों ने ये सैक्रिफाइस और अत्याचार में से आज़ादी ली थी और ये मिली। हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। हमने इस क्रूरता में से भी देखा। पाकिस्तान टूटा 71 में। पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान हो गया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश मित्र देश निकला। उस मित्र देश ने भी हमें 1.5-2 करोड़ घुसपैठिए देकर हमारी अर्थव्यवस्था की चूल हिला दी। सुरक्षा व्यवस्था के अंदर, हमारे सामर्थ्य के अंदर सुराख कर डाला। पाकिस्तान ने 370-35 की आड़ में अलगाववाद का वायरस कश्मीर में बोया। उस अलगाववाद से कट्टरता जन्मी। कट्टरता को हथियार मिले, धन मिला, एक गलत फिलॉसफी मिली, वह आतंक में बदल गया। 72-73 साल के आज़ादी की इस यात्रा में 800-900 महीने, 3,500-4 हजार सप्ताह, एक भी सप्ताह नहीं है when there is a peaceful border, जब खून ना बहाओ, लाश ना देखी गई हो। इनको पड़ोसी कहते हैं? नहीं कहते। इनके प्रति सद्भावना होनी चाहिए या कौन सा आचरण होना चाहिए, ये एक चिंता का विषय है। सन 47 में कबायली हमला हुआ। विदेशी प्रभाव से ग्रस्त पंडित नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित करके यूएनओ चले गए। हजारों हजार वर्ग किलोमीटर भारत का, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया, जो POK कहलाता है। 1954 में पंचशील समझौते की आड़ में भारत को धोखे में रखकर पंडित नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई के घेरे में लेकर
8 साल के उस समझौते का जैसे ही 62 में समय पूरा हुआ, उससे पहले 59 तक पूरा तिब्बत हड़प लिया। और तिब्बत हड़पने के बाद भारत ने दलाई लामा और हजारों तिब्बतियों को शरण देकर एक मानवीय भूमिका निभाई, परंतु दर्द भरी थी भूमिका। और इसलिए हम पराजित हुए। पराजय का परिणाम निकला हजारों हजार से लाखों वर्ग किलोमीटर कैलाश मानसरोवर, सागर माथा, जिसको माउंट एवरेस्ट कहने का भी अपराध हम लोग बुद्धिजीवी करते हैं, जो अंग्रेजों का एक षड्यंत्र था इतिहास को विकृत करने का, वो भी हमसे पराया हुआ आधे से ज़्यादा। कैलाश मानसरोवर पराया हुआ, एक्साई चीन चला गया और चीन हिमालय के अंदर आकर धमक कर बैठ गया। परंतु मैं बहुत पुरानी घटनाओं में नहीं जाऊंगा, तुरंत की कोरोना महामारी के इन 4 महीनों में 370-35 को जब संसद ने कुछ समय पूर्व खत्म कर दिया, एक देश एक संविधान एक जन एक झंडा एक नागरिकता, ये सब लागू कर दिए और देश के विखंडन को खत्म कर दिया। नहीं तो 2 झंडे 2 नागरिकताएं 2 संविधानों में जीने, खंडित भारत के रूप में हम एक असहनीय स्थिति से निबर रहे थे। जिन्होंने 370 और 35 का समर्थन किया, उनको अच्छा कहने की बजाय भारत विरोधी कहना चाहिए हंसते हुए। They are for the disintegration of the society and nation, not for the integration of the society and भारत। उस समय भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। जब हम जम्मू कश्मीर लद्दाख कहेंगे तो जो 1,21,000 वर्ग किलोमीटर जम्मू कश्मीर का 55% पाकिस्तान चीन के कब्जे में, वो भी भारत में है। 78,000 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में, 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के कब्जे में, 1,01,000 हमारे पास बचा हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी इस सारे समय के अंदर अकस्मात आतंकवाद ने पत्थर शुरू किया और आतंकवादी घटनाओं को जन्म दिया कश्मीर में। हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, सीमाओं पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की, जख्मी हुए, पाकिस्तानी भी मारे गए, आतंकी भी मरे। हम सब आज के कार्यक्रम में जो शहीद हुए उनको सैल्यूट करते हैं, सरकार सेना से कहते हैं उनके परिवारों की देखभाल हो। जो जख्मी हुए उनके साथ सहानुभूति है, वो स्वस्थ हों। समाज, सरकार, सेना उनके परिवारों की और उनकी चिंता करें। समाज में हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। और यह सबक सिखाते हुए और कहते हुए भारत ने अभी घोषणा की, जब हम जम्मू कश्मीर का या प्रांतों का तापमान और मौसम बताते हैं, उस समय जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का तापमान बताते समय हम मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाल्टिस्तान, गिलगित का भी बताएंगे। पाकिस्तान चिल्लाया, चीन भी हड़कंप मचा, बता दिया एक कदम और आगे। कुछ दिनों के बाद मेरे और आपके जिंदा रहते वो समय आ जाएगा जब हम गिलगित बाल्टिस्तान घूमने फिरने, व्यापार करने, तीर्थ यात्रा पर जाया करेंगे। और इसलिए मैंने सन 1986 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के उस भयानक दौर में, जब मुझे 3 बार आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी और डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के इलाके में अपहरण करने की असफल कोशिश की, उस दुर्भाग्यपूर्ण दृश्यों को भी मैंने देखा है, जूझा। तब मैंने सन 86 में पहली बार मुसलमानों से डायलॉग राजौरी में किया था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, और एक सिद्धांत पर प्रारंभ करते मैंने कहा था, हर दुनिया का धर्म कहता है जो जन्मता है वो मरता है। पाकिस्तान की जन्मतिथि सबने बोला 14-15 अगस्त अर्धरात्रि 12 बजे 1947। मैंने कहा हिंदुस्तान, तो सबसे बड़े मौलाना जो थे, बड़े रूहानी थे, वो खड़े हुए,
कह लगे बेटा जैसे खुदा की कोई जन्म तिथि नहीं है, ऐसे हिंदुस्तान खुदाई मुल्क है, इसकी कोई जन्म तिथि नहीं है। हम तो खुदाई मुल्क हैं, इसलिए हमारे पास मौत नहीं। तो मैंने कहा जो जन्मता है वो मरता है, जो आजन्मा वो अमर है। भारत की समरता का इतिहास दुनिया ने जितने चाहे प्रहार किए आज भी बोलता है। पाकिस्तान आजन्मा, इसलिए एक संकल्प मैं आजकल कराता हूँ, आप में से भी कईयों ने मेरी सभाओं में उसको किया है। फिर से एक बात याद करेंगे कि रोज सुबह ये जरूर कहना, हे प्रभु, हे मैया, मृत्यु हो अखंड भारत में। इसको करना एक ईश्वरीय और राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाना चाहिए। जन जन इसको बोलता है। कल मैं और आप अपने अकाउंट में बोल सकें कि मेरे कारण आज 2000 लोग, 3000 लोग, 4000 लोग हो गए, 100 फैमिलीज हो गई, जिसका बच्चे से बूढ़ा तक इस बात को रोज जरूर स्मरण करता है। कहते हैं जिसने शर्म की उसका बेड़ा गर्क होता है। इसमें शर्माना नहीं है, क्योंकि यह एक सत्य और सही है और उत्तम मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग। चीन भारत का कभी भी पड़ोसी नहीं था। पाकिस्तान 47 में अमानवीय शैतान के गर्भ में से पैदा हुआ पड़ोसी है जो भारत था। और इसलिए आज पख्तून और बलूच अलग देश चाहते हैं, सिंधु अलग देश होना चाहता है, पंजाबी पाकिस्तान अलग होना चाहता है, मीरपुर, कोटली, पुंछ, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान आदि पीओजेके का ये रूप एक्साइज चीन ये भारत में आना चाहता है। भारत के जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज भी 24 विधानसभा की कुर्सियां खाली पड़ी हैं। शीघ्र वहाँ चुनाव कराएंगे, उनके प्रतिनिधि असेंबली को अटेंड करेंगे। 6 विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव होने के लिए 6 कुर्सियां रखी हैं। 70 साल से प्रतीक्षारत है, वो प्रतीक्षा खत्म होनी चाहिए। और इसलिए पाकिस्तान को आने वाले समय में 3, 4, 5 हिस्सों में टूटना ही है, बिखरना है। ये उसने अपनी नियति बना ली। 47 से पहले विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान नाम की कोई देश नहीं था। मेरे और आपके मृत्यु वर्ण करने से पूर्व फिर से वो देश नहीं रहेगा, इसकी संभावना है। और इसके सत्य को देखने के लिए जन्मे हैं, ये विश्वास से जीना चाहिए। और होगा, क्योंकि जो लाखों लोग बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र आदि से उठकर मूंछ मरोड़ते हुए सीना तानकर पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान ने उन लाखों को आज तक नागरिकता नहीं दी है। उनको शरणार्थी और मुहाजिर का दर्जा है। पाकिस्तान दुनिया का वो देश, इस्लामिक देश है जो मुसलमानों के लिए सबसे इल ट्रीटमेंट रखता है, बाकियों के साथ तो बेहुदा आचरण करता है। चीन को भी भारत ने बहुत साफ संकेत दिए। अभी इस कोरोना में चीन ने सीमा पर छेड़ की, छोटी मोटी छेड़छाड़ के अंदर घटनाएं घटी, पर भारतीय सेनाओं ने रजिस्ट किया, चीनी सेनाओं को लौटना पड़ा। अखबारों में कहीं खबर आपने कोरोना महामारी में इसको पढ़ा होगा, फोटो के साथ, टीवी पर भी देखा होगा। डोकलम जो भूटान का हिस्सा है, आप सब जानते होंगे, जो भूटान देश है, जब से एक स्वतंत्र देश की यूएनओ में उसको मान्यता आई है, उसकी सीमांत और बाह्य सुरक्षा का पूरी जिम्मेवारी भारत के पास है। इसलिए हमारी हजारों हजार सेना पूरे भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए तैनात रहती। उस डोकलम जो बहुत पर्वतीय और सघन था, चीन ने सेनाएं बिठाई। भारत, नेपाल और भूटान ने मिलकर कहा खाली करो। 2.5 महीने की टसल में चीन ने धमकी दे दी, अगर भारत ने ये जिद नहीं छोड़ी और आचरण नहीं छोड़ा, हमारे कब्जे को खारिज किया, तो एक छोटा युद्ध होगा। भारत ने कहा इस बार युद्ध नहीं करेंगे, बुद्ध के रास्ते से समस्या का हल कर लें।
ना गोला चला, ना गोली चली, ना गाली हुई, ना विस्फोट हुए, ना किसी का रक्त बहा। दुनिया ने देखा कि चीन को डोकलम से हटना पड़ा। भारतीय सेना कहती है एक बार भारत तय कर ले, हम अपनी खोई हुई जन और जमीन लेने में सक्षम थे, हैं और करेंगे। एक सक्षम भारत का संकल्प, छुआछूत मुक्त भारत। कोई अछूत नहीं है, जो किसी को अछूत कहता है वो स्वयं अपराधी है, पापी है, अधर्मी है, अमानवीय है। इसलिए अपने दिल दिमाग से छुआछूत रूपी वायरस को निकालना, ये हमारी आत्मनिर्भर विकास और सामर्थ्य शक्ति का भी दुश्मन है, बड़ा वायरस है। धर्म रहेंगे, मैंने अभी एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में कहा था, पर धर्मांतरण ये अमानवीय और अनीश्वरीय है, धर्मों का सम्मान ये मानवीय और ईश्वरीयता है। इसलिए धर्मांतरण नहीं चाहिए, धर्मों का सम्मान करने की आदत चाहिए। भारत की 100% संख्या ईश्वर विश्वासी है, इसलिए भारत में एक भी आदमी काफिर नहीं है। अगर किसी को काफिर कहा जाता है तो वो स्वयं काफिर है। हजारों हजार मुसलमानों ने इसको स्वीकार किया कि इस आंदोलन को चलाएंगे, ये आंदोलन बढ़ना चाहिए कि यह मानवीय जीवन मूल्यों की और मानवता की रक्षा के लिए और भारतीयता की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब भारतीय एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। नोबडी कैन ब्रेक अस। जेंडर भेद नहीं चाहिए। जब हम स्वर्ग से नर्क से आत्मा के रूप में चलकर इस संसार में आते हैं तो एक नारी की कोख में बैठते हैं, तब मुझे और आपको ये मानवीय शरीर मिलता है, पुरुष और नारी के संयोग में। ये ईश्वरीय रचना है, उसका कलाकार वही है, मैं और आप नहीं है। इसलिए महिला और पुरुष पूरकता है, स्पर्धा नहीं है। इसलिए बेटी होने पर भी समाज के अंदर स्वभाव बनना चाहिए, वही खुशियां, वही ढोल बजे, वही रोशनी हो, वही मिठाई बटे। नहीं बटती है तो हम पाप करते हैं और पाप का समर्थक बनते हैं। ये नहीं करना चाहिए। और इसलिए बच्चे को कौन सा सिखाना, उसकी चाइल्डहुड से स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने घर में, नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट। मैं और मेरा परिवार फर्स्ट नहीं है बेटा, मैं और मेरा समाज, मैं और मेरा देश फर्स्ट है। जब ये संस्कार होते थे तो हमने 700 साल मुगलों का प्रतिरोध किया, 200 साल ब्रिटिश हुकूमत को दुनिया में से उखाड़ कर फेंक कर भारत को आज़ादी दिलवाने में सफलता प्राप्त की। इसलिए उस भारत का संस्कार मैं और मेरा परिवार नहीं था, मैं, मेरा समाज, मेरा देश, ये संस्कार था। इसको संकोच नहीं करिए परिवार में देने के लिए, यही संस्कार है। संकोच करेंगे तो संकोच अपराध होकर मौत बनता है, गुलामी में बदलता है। और इसलिए एक अच्छे सामाजिक और राष्ट्रीय संस्कारों का जागरण घर घर में हो। इसलिए उत्तम संस्कार, आत्मनिर्भर भारत और इसी के साथ साथ सशक्त समर्थ भारत, विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत। पूरे विश्व के सब बुद्धिजीवियों ने समय समय पर कहा है, देश विदेश के, 21वीं सदी भारत की है, उसका युग जन्म ले चुका है। उसका दर्शन इस कोरोना महामारी में हम सबको कुछ ना कुछ हो गया है। सोचेंगे, करेंगे तो उसका एक व्यापक होगा। इसलिए कोरोना महामारी ने आने वाले कल के अंदर इस भारत के हर भारतीय को, झोपड़ी में रहता है कि महल में रहता है, बहुत शिक्षित है कि सामान्य, समझदार है, जीवन मूल्य जानता है, और इन सबको समझने के लिए मौका दिया है। मैंने अपनी माँ को, जो दूसरी पढ़ी थी, कभी अनपढ़ नहीं कहा। मैं कहता था माँ, और लोगों में भी कहता था, भाषण में भी कहता था, हम पढ़े लिखे हैं कुछ सब्जेक्ट के, तो इतनी समझदार है जिसने अपने बेटों को भी बनाया है।
जिसने सुभाष भी दिया, तिलक भी दिया, बापू भी दिया, जिसने बोस भी दिया, जिसने वैज्ञानिक भी दिए हैं, उसने राम और कृष्ण भी दिया है। राम और कृष्ण तो गुरुकुल पढ़ने गए होंगे, उनकी माता कौन से गुरुकुल में पढ़ने गई थी? तो भी बेटों का निर्माण किया कि नहीं किया? और इसलिए इन चीजों को सोचते हुए मुझे और आपको ईश्वर ने एक समय दिया, अवसर दिया, नेतृत्व दिया, सोच दी है, दर्शन करवाया। आत्मनिर्भर भारत, संस्कार युक्त भारत और सक्षम समर्थ भारत, विश्व को रास्ता दिखाने वाला भारत, अपनी जिंदगी में इसको बनाने के लिए खपेंगे और इसको साकार करेंगे। ये हमारी संसार से जाने की यात्रा का पथ है, जो मार्ग स्वर्ग पर जाता है। और इसलिए इन सब चीजों को पहचानते हुए हम सब बुद्धिजीवी संकल्प के साथ, किसी भी जाति के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, किसी भी दल के होंगे, रोड़े नहीं अटकाएंगे। कभी कभी पत्रकार मुझसे जब पॉलिटिकल प्रश्न करते हैं तो मैं कुछ बहनों का, बेटियों का, भाइयों का नाम लिया करता हूं। उसमें कुछ साम्यवादी हैं, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ और इधर उधर के दलों के नेता हैं। कहते हैं मालिक ने इनको शैतान का वायरस बिठाया हुआ है दिल दिमाग में। अच्छा कर नहीं सकते, अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा करने की इजाजत नहीं दे सकते, पर रोड़ा अटकाने के एक्सपर्ट पक्के। आलोचनाओं के द्वारा समाज को भ्रमित करना, इसका धंधा बहुत अच्छा करते हैं। इस धंधे के वो एक्सपर्ट हैं। किसी की इच्छा करे तो उनसे जरूर ट्रेनिंग लाइए, गुमराह होने की, भटकने की, झूठ बोलने की, गलत से जीने की। और उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। करेंगे तो शायद हो जाए, अंतिम दौर में तो मिल ही जाए। इसलिए जब जयप्रकाश जी का स्वर्गवास हुआ, उससे पहले वो थोड़ा बीमारी में थे। उन्हें कहा जवानी के अंदर मैं कॉमरेड स्टाइल का था, थोड़ा मैच्योर हुआ तो सोशलिस्ट बना, फिर मेरी अंतिम यात्रा राष्ट्रवादी की है और संघ के समर्थक की है। इसके कारण मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए बिहार की भूमि अपने ऐसे बड़े आदर्शों के साथ भी कुछ बोलती और कहती है। हम सब एकत्रित हुए आज के इस दौर में, एक पैसा भी खर्च ना करते हुए, ना निमंत्रण पत्र बांटना पड़ा, ना अधिकारी बुलाने पड़े, ना उनके ठहरने खाने की व्यवस्था करनी पड़ी, ना ही लोग इकट्ठा करने पड़े। ये मीटिंग करने में कई दिन की मेहनत निकल जाती, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्चा भी होता, सब बचा। जो चेहरे मुझे दिखे और आपने बीच बीच में चित्र बदल कर दिखाए, इतना कह सकता हूं कि मैं टोटल असेसमेंट एक कर लिया। लॉकडाउन में आप सबके चेहरों पर प्रसन्नता है, सहजता है, थोड़ी खूबसूरती भी पहले से अच्छी है, टेंशन मुक्त भी है। इसलिए लॉकडाउन ने आपको टेंशन नहीं दी, टेंशन मुक्त किया है। खर्चे नहीं करवाए, बचत कराई है। मियाँ बीवी के अंदर अंडरस्टैंडिंग को बेटर किया है। पत्नी ने पति को सरेंडर किया है, पति ने पत्नी को के पास सरेंडर किया है। इसलिए इस शैली से जीने का अभ्यास भी बना है। जो एक आदत हो गई थी हर समय हड़बड़ी में रहना, अब कोई हड़बड़ी नहीं है। कोई पहाड़ नहीं टूटा तो जिंदगी में संकट आ गया।
हम अपने पेट्रोल व्यय को आगे आधा करके जी सकते हैं और पर्यावरण की शुद्धि में और व्यय में सब कमी ला सकते हैं और पर्यावरण की शुद्धि बढ़ा सकते हैं। हम अपनी वे ऑफ लाइफ की टेंशन से मुक्त होकर एक सहज सरल सुंदर वे ऑफ लाइफ को डेवलप कर सकते हैं जीने के लिए, दिखावे वाला नहीं। इसलिए विदेशी खादी नहीं, विदेशी कपड़ा नहीं। मैंने अभी मुसलमानों से अपील की है कि ईद घर घर में मनाएं, इकट्ठे होकर नहीं, परंतु ईद पर संकल्प करो चीनी और पाकिस्तानी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। वैसे तो देश ने काल ये की है, अपना बनाओ, अपना खाओ, अपना पहनो, अपना खरीदो, वोकल बनकर उसकी प्रशंसा करो और मार्केटिंग भी करो। इसलिए मुझे और आपको भी अपने लाइफस्टाइल में देखना होगा कि विदेशी पहनकर विदेशी खाकर ही जिंदा रहना है या उससे हम भारतीय पर बदले शिफ्ट करेंगे। करना चाहिए। किसी किसी चीज में मजबूरी हो सकती है, टेक्नोलॉजी आदि में, और हम तो विश्व को रास्ता दिखाना चाहते हैं, इसलिए विश्व की कुछ चीजों का उपभोग भी करेंगे, परंतु भारतीयता के स्वदेशी के अधिमान पर, उसकी नींव पर, उससे समझौता नहीं। कपड़े के लिए विदेशी जरूरत नहीं है, स्वदेश चलेगा। खाने के लिए विदेशी जरूरत नहीं है, स्वदेश चलेगा। शाकाहार की तरफ आने के लिए विदेश की जरूरत नहीं, चलेगा। कई चीज जीवन मूल्यों के लिए विदेश की जरूरत नहीं है, भारत से चलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैंने एक लंबा सा ठीक सा समय लेकर आप सबके सामने कोरोना महामारी से उपजा वैश्विक चित्र, भारत का स्थिति, उसके साथ साथ जब सीमाओं पर संकट आया उसमें तो हम उठे। और संस्कार, यह भूमि नहीं है, ये मातृभूमि है। भूमि खरीदी बेची जाती है, मातृभूमि और माँ का सौदा नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष और बलिदान होता है। ये हर बच्चे का संस्कार क्यों नहीं होना चाहिए? अपने लिए तो सब खा लेते हैं, कमा लेते हैं, बेटा इसमें से दूसरे को दे। मैंने इसलिए इस कोरोना संक्रमण में एक अपील और भी की कि आपके घर में बेटा बेटी होगा, पोता पोती होगा, जो बेचारे जन्मे हैं और 4-6 साल के 8 साल के होंगे, इनोसेंट हैं, उनके नाम से इकट्ठे होकर या अलग अलग 400, 500, 1000, 2000 प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में जरूर दीजिए। उसकी जेब खर्ची में से कुछ आप मदद करके उसके हाथ से 2-4-5 गरीबों को भोजन जरूर करवाइए। 2-4-5 को उससे हाथ से मास्क या किट जरूर दिलवाइए। अभी उसको एक आनंद आएगा, परंतु जब बड़ा होगा तो वो कहेगा कोरोना महामारी में ऐसे राक्षस को मारने में पापा, दादाजी आपने भी मेहनत की थी, तो मैं भी उसका योद्धा था। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा दिया था इस रूप में। हमारी बचत कोरोना से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री के नाम। उसको जो स्वाभिमान मिलेगा वो उसका जीवन मूल्य को और उसकी जिंदगी को नियंत्रित करेगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे काम करवाने से और उनके हाथ से अच्छा काम करवाना, बड़े होने पर उसको याद आएगा, जब वो इसको प्रकट करेगा तो आपके चेहरे पर कितनी बड़ी प्रसन्नता आएगी और संतोष आएगा। उसका नियंत्रण होगा, स्वाभिमान जागेगा, देश समाज के लिए अपनापन हिलोरे लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है आज आपका ये प्रयत्न पूर्ण यशस्वी होगा और एक नए भारत के निर्माण में
बिहार अगर उस नालंदा से उठता है, तक्षशिला में जाकर खेती करता है राष्ट्रवाद की, संस्कारों की, भारतीयता की, शारदा में वो उबाल लेती है। आज शारदा और तक्षशिला तो पाकिस्तान के कब्जे हैं, फिर अपने होंगे। तो उस बिहार में जिसने कुछ साल पहले फिर भारत में परिवर्तन के एक आंदोलन को जन्म दिया था, भारत का ये बुद्धिजीवी समाज फिर से उस वायुमंडल को जागृत करेगा। बिहार जगेगा, देश जगेगा, विश्व बचेगा। इसी के साथ साथ आप सब कार्यकर्ताओं को मैं बहुत 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 बधाई देता हूँ। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी एक्टिव, बी ए वॉरियर, नॉट ए वायरस। इस प्रकार का बनकर घर घर खड़ा होगा, बच्चे से बुजुर्ग तक। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बच्चा, इसको ये क्या पढ़ाकर करना है। ये नहीं पढ़ाया तो दुर्भाग्य जन्म लेगा, शोषण जन्म लेगा, भोग जन्म लेगा, अपराध जन्म लेगा, भ्रष्टाचार पनपेगा। इसलिए गलती नहीं करना बचपन में। अपने बच्चे के दुश्मन नहीं बनो, दोस्त बनो, पालनहार बनो। डोंट स्पॉइल हिज कैरियर विद सेल्फिशनेस। उनको सेल्फलेस बनाइए, परमार्थ बनाइए, उसका भी कैरियर चमकेगा, आपको भी बड़ा आनंद आएगा, चेहरा मंद मंद हमेशा मुस्कुराएगा, कभी टेंशन में नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक नए भारत के निर्माण के यात्री बनकर, योद्धा बनकर हम अपनी यात्रा का एक नया मोड़ आज के बाद शुरू करेंगे। इस आशा को और विश्वास को एक दूसरे को देते हुए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद करता हूं, आयोजकों का, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण समय निकलवा लिया और अवसर बनाया। और आप सबको बधाई देता हूं कि जो हम इस समय में एकत्रित हुए ये सब सुनने के लिए, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी लागू होंगी, बहुत समय के साथ आएंगी और लागू होंगी। पर वी आर प्लेस्ड टू मेक भारत टू सेव द वर्ल्ड। वी आर प्लेस्ड टू मेक द भारत टू लीड द वर्ल्ड। वी आर प्लेस्ड to make the society, to make the civilized and cultured world. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। लीजिए। अभी हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा कुछ प्रश्न हमारे को। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते पूरी तरह से। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी, आप जिनका प्रश्न हो बोल सकते हैं, उनका प्रश्न जारी होगा। प्रणाम। प्रणाम। रामनिवास जी। जी कृपया सब लोगों का म्यूट करके मैं बोल देता हूँ, जिनको भी कुछ पूछने हैं या कुछ अपनी बातें रखनी है तो वो बोल सकते हैं, ताकि माननीय इंद्रेश जी से। ऐसा है कि मैं बात की जा सके। मैं सभी का म्यूट कर दे रहा हूँ, और जिन्हें प्रश्न पूछना है वे अपना अनम्यूट करके